हेलो बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों। आज हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि इस चैप्टर में एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोटेंशियल एनर्जी एक हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो हमें आराम से दिखती नहीं है, लेकिन वो सिस्टम के अंदर छुपी हुई एनर्जी होती है। कहां छुपती है एनर्जी? कुछ केसेस से हम समझने की करते हैं कोशिश। आइए, जैसे कि अगर हमारे पास एक आर्चर है जो कि अपने बो और एरो को खींचता है। जैसे ही ये स्ट्रिंग को खींचता है, इसका जो बो है वो बेंड करता है, इसका बो बेंड करता है, और अगर स्ट्रिंग इलास्टिक है तो वो भी एक्सपैंड करता है, वो भी खींचता है। ठीक है ना? और उनके अंदर स्टोर हो जाती है एक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम उस तीर को छोड़ते हैं, स्ट्रिंग वापस आता है, बो वापस से ठीक होता है और तीर एक काइनेटिक एनर्जी लेकर निकल जाता है। ठीक है? वैसे ही अगर हम बात करें एक बलून की, तो बलून को जब हम इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है, उसको फूंक मारकर उसमें उसको इन्फ्लेट करते हैं, तो उसकी जो रबर जो सरफेस होता है वो स्ट्रेच हो जाता है और उसके अंदर भी स्टोर हो जाती है एक पोटेंशियल एनर्जी। मान लिया हमने बलून को फुलाया, लेकिन नीचे से गांठ नहीं मारी है, पकड़ रखा है, फिर इसको हमने छोड़ दिया, तो छोड़ते ही क्या होगा? जो गैसेस हैं वो पीछे से निकलेंगी और बलून है आगे भागेगा। तो कौन उस गैस को पीछे की तरफ काइनेटिक एनर्जी दे रहा है? तो वो जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो ही काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलकर आ रही है। वैसे ही अगर हम एक बात करें कि हमारे पास स्प्रिंग है, तो अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, इस तरीके से फोर्स लगाकर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, या फिर हम इस तरीके से स्प्रिंग को खींचकर एक्सपैंड कर दें, खींचकर हम उसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, हम उसको खींचकर एक्सपैंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे, दोनों ही केस में स्प्रिंग के अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो रही है, जिसका नाम क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है। जिसका नाम है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हमने देखा कि शेप चेंज करने पर ये पोटेंशियल एनर्जी बदल सकती है, साइज चेंज करने पर ये पोटेंशियल एनर्जी बदल सकती है, इनफैक्ट हाइट के चेंज करने पर भी पोटेंशियल एनर्जी बदल सकती है। शेप से, साइज से, हाइट से, इन सब चीजों से ये पोटेंशियल एनर्जी बेटा चेंज होती है। ठीक है ना? तो ये पोटेंशियल एनर्जी आखिरकार है क्या चीज, और ये शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, हाइट के चेंज करने पर चेंज क्यों हो रही है, और कितना चेंज होगी ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, आज हम इन सब चीजों की करने वाले हैं चर्चा और करते हैं इन सब चीजों के ऊपर पर्दाफाश। आइए, तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? आपके सामने एक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। अभी कुछ पॉइंट्स यहां पर मैंने अंडरलाइन भी करे हैं और उन पॉइंट्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। ठीक है ना? लेकिन बचपन से आप लोग बोलते आ रहे हैं, कोई पूछे आपसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो डेफिनेशन का आप आंसर देते हैं, सर पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू साइज, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उसकी टेक्निकल डेफिनेशन आप बोलते ही नहीं। तो आज मैं आप लोगों को टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिखा रहा हूं, और ये डेफिनेशन आप लोगों को करनी है अच्छे से याद। एक भी वर्ड इसमें आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत सारे वर्ड्स को मैंने कर दिया है अंडरलाइन। तो आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहा change in potential energy, change in potential energy of a system equals negative of work done by internal conservative forces in changing the configuration of the system। बहुत भारी भरकम डेफिनेशन है ये, बट मैं वन बाय वन इसकी परतें खोलता चला जाऊंगा। ठीक है ना? तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि अच्छा ये मीनिंग है, अच्छा ये मीनिंग। ठीक है ना? बट पहले यहां पर मैं लिख देता हूं, मैंने क्या बोला मैथमेटिकल भाषा में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से लिख रहा हूं, मैं कहा चेंज, डेल्टा मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन
बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। आई मतलब इंटरनल, सी मतलब कंजर्वेटिव, एफ मतलब फोर्सेस। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ अब बात करी गई थी पोटेंशियल एनर्जी की और मैंने डेफिनेशन किसकी दी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। ऐसा क्या, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? देखिए बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं बताते हैं, हम बताते हैं तो क्या, उसमें आने वाला चेंज, मतलब वो कितनी है हम नहीं बता सकते, लेकिन कितना चेंज हुआ ये हम बता सकते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला हो गया। मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया ये हम बता सकते हैं। अरे भैया बड़ा कंफ्यूजन है, जिस क्वांटिटी के बारे में हम नहीं बता सकते उसके चेंज के बारे में हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है, तो एक बुक से इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो मैं लेता हूं और आप कमेंट करके बताइए कौन से बुक से मैंने एग्जाम्पल लिया है। फॉरेन ऑथर की बुक है, हिंट दे रहा हूं, बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। वहां से मैंने इसका एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि एक क्वांटिटी है, वो कितनी है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उसका चेंज हम बता सकते हैं। आइए देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक बाथ टब है, हमारे पास क्या है, एक बाथ टब है, ठीक है ना, और इस बाथ टब में कलर्ड वाटर है, ठीक है, इस बाथ टब में क्या है बेटा, कलर्ड वाटर है, ठीक है। एंड लेट अस से ये वाटर जो है वो यहां तक भरा हुआ है, इसके अंदर कलर्ड वाटर है। तो आप देख नहीं पा रहे, आप जो है वो देख नहीं पा रहे कि भैया जो कलर्ड वाटर है वो कैसा है, इसके अंदर कुछ रखा है कि नहीं रखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। कलर्ड वाटर है पूरा का पूरा, ये इस तरीके से पूरा काला पानी भर रखा है इसके अंदर हमने, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसे क्यूब्स इमर्ज्ड हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे क्यूब्स डले हुए हैं, रखे हुए हमने, ऐसे क्यूब भर के रखे हुए हमने इसके ऊपर, इसके अंदर। तो क्या हम देखकर बता सकते हैं इसमें ऐसे कितने कितने क्यूब होंगे? क्या हम केवल पानी को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कितने ऐसे ऐसे क्यूब होंगे? कैन यू टेल मी हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन दिस ब्लैक वाटर, इन दिस कलर्ड वाटर? क्या बता सकते हो आप होगे सर नहीं बता सकते, वी कैन नॉट टेल, बिकॉज हमें दिख ही नहीं रहा पानी के अंदर क्या रखा है क्या नहीं रखा, केवल देख के बताना है कितने क्यूब्स हैं, तो हम नहीं बता सकते कितने क्यूब्स यहां पर है, ठीक है ना। तो कितने क्यूब्स इसके अंदर रखे हुए हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये इंफॉर्मेशन है कि पानी का लेवल कितना ऊपर आता है, पानी का लेवल कितना ऊपर आता है जब एक क्यूब उसमें डाला जाता है, पानी का लेवल कितना ऊपर आता है जब एक क्यूब उसमें डाला जाता है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है ना। तो अगर पानी का लेवल चेंज होगा तो हम ये जान जाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स को डाला गया है या निकाला गया है, ठीक है ना। तो मान लिया पहले दिन आप गए, आपसे पूछा गया भाई इसमें कितने क्यूब है बता दो, आपने कहा भैया मुझे नहीं पता, आपने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने काम क्या किया, आपने इस लेवल को क्या किया, मार्क कर लिया कि भैया ये लेवल है इसका। अगले दिन आप जाते हो, क्या होता है फिर देखते हैं। अगले दिन आप गए और आपने देखा भैया पानी का लेवल बढ़ गया है, पानी का लेवल अब ये हो गया है, पानी का लेवल बढ़ गया है, पानी का लेवल बढ़ गया, तो आप समझ गए इसमें और क्यूब्स डाले गए होंगे, ठीक है ना। लेट अस से पानी का लेवल इतना बड़ा कि इसके अंदर 5 क्यूब्स डाले गए होंगे, 5 क्यूब्स डाले गए होंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी हाउ मच लेवल राइज व्हेन अ क्यूब इज इमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है, ये हमें पता है, ठीक। तो नेक्स्ट डे हम गए तो हमने कहा पानी का लेवल बढ़ा, मतलब इसमें 5 क्यूब और डाल दिए गए होंगे, इसमें 5 क्यूब और डाल दिए गए होंगे, लेकिन आपसे पूछा बताओ कितने क्यूब्स हैं इसमें, कितने क्यूब हैं इस बाथ टब में, क्या बता पाओगे?
अभी भी नहीं बता पाओगे, अभी भी नहीं बता पाओगे कितने क्यूब्स है। लेकिन कोई आपसे पूछे कल की तुलना में आज कितने और क्यूब्स इसमें डाले गए हैं, व्हाट इज द चेंज इन नंबर ऑफ क्यूब्स, तो आप झट से कहोगे सर 5 क्यूब इसमें और डाले गए हैं, 5 क्यूब इसमें और डाले गए। अब आप झट से बता दोगे, आ रही बात समझ में आपको? अब आप झट से बता दोगे कि इसमें 5 क्यूब्स और डाले गए, इतना लेवल चेंज हुआ तो 5 क्यूब और डाले गए। अगर लेवल घट गया होता तो आप कहते 5 क्यूब निकाले गए हैं, 5 क्यूब निकाले गए हैं। तो जो चेंज हो रहा है इस इंफॉर्मेशन के जरिए उस चेंज के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन कितने क्यूब्स हैं टोटल वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि इनिशियल कितना था हमें पता ही नहीं था। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई? आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल है उस बुक से, उस बुक का नाम आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी बुक है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले वर्ड का मतलब समझ में आया, चेंज। चेंज का मतलब क्या है, और मैंने चेंज को अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि एब्सोल्युटली कितना पोटेंशियल एनर्जी है हम जान नहीं सकते, हम क्या बताते हैं, हम उसका चेंज बताते हैं। लेकिन यहां पर भी बेटा एक 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 और कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बार बार चेंज की बात नहीं करना चाहते, हम सिंपल टर्म में बोलना चाहते, इतना है, मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं भैया कहीं पर भी जीरो मान लो, एक रेफरेंस ले लो पोटेंशियल एनर्जी का, आप कह दो कि यहां पर मैंने जीरो मान लिया, एंड नोबडी कैन चैलेंज यू। व्हाई? बिकॉज नोबडी नो कि जीरो कहां पर होता है। नोबडी कैन से यहां पर जीरो नहीं हो सकता, क्यों? किसी को पता ही नहीं, ठीक है ना? अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम ये कह दें कि पहले दिन जब हम आए थे तब अगर ये मान ले कि अभी इसमें नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, 0 है, तो ये हमने क्या ले लिया? हमने ये ले लिया रेफरेंस। हमने क्या ले लिया इसको? हमने इसको ले लिया रेफरेंस। एंड वंस वी अज्यूम दिस एज अ रेफरेंस, विल से कि इस पॉइंट पे कितने क्यूब्स हैं, आप कहेंगे 0। इस पे कितने हैं? 0 है। क्या वास्तव में 0 है? नोबडी नोज। लेकिन हमने कितने मान लिए? 0 मान लिए। अगर यहां पर 0 थे तो यहां पर कितने हैं? 5। यहां पे कितने हैं? 5। लेकिन अगर हमने लेवल ये ले लिया होता तब यहां कितने लिखे जाते? यहां लिखे जाते -5। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है तो आप कर सकते हो, बट कैसे करोगे? उसके लिए आपको एक रेफरेंस लोकेशन माननी पड़ेगी, एक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन माननी पड़ेगी, और उस रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी आप 0 मान लेंगे। जैसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते तो हाइट के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है? तो आप ये मान सकते हैं कि टेबल का जो सरफेस है ना, ये मेरा रेफरेंस है, मतलब मैं टेबल पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को 0 पोटेंशियल एनर्जी कह दूंगा। तो टेबल से ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी, और टेबल के नीचे आने पर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आ रही बात समझ में? अब गेम क्या रह गया? ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? कहां से? टेबल से। और वहीं पर अगर आप जमीन को मान लो, रेफरेंस 0 मान लो, तो टेबल भी क्या होगा? एक पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी में बैठा हुआ होगा। तो रेफरेंस कहां ले रहे हैं उसका मुद्दा आता है। अगर अभी भी आपको ये रेफरेंस वाली बात समझ में नहीं आ रही है तो डरने वाली बात नहीं है, आगे चल के और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको पढ़ेंगे, ठीक है? बट फिलहाल मैंने जो समझाया आपको वो समझाया चेंज का मतलब क्या है। चेंज का मतलब क्या है? वी कैन डिफाइन द चेंज। कितना चेंज हो रहा है, कौन चेंज करता है, कितना चेंज होता है? तो ये चेंज करता है कौन? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, उनका वर्कडन का नेगेटिव होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल आप तब डिफाइन कर सकते हो जब आप सिस्टम को डिफाइन करते हो। तो यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन सिस्टम। तो बेटा सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम होता है बेटा दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो जिस पोर्शन को आप स्टडी करना चाह रहे हो, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी आप देखना चाह रहे हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं सिस्टम। उसको क्या कहते हैं बेटा? सिस्टम कहते हैं। और जो सिस्टम होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 पार्टिकल उसमें होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टिकल उसमें होने चाहिए। सिंगल पार्टिकल का सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी लेकर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
हम पोटेंशियल एनर्जी लेकर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं अभी समझाता हूं, उसके लिए मुझे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करने दो। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल्स क्या हैं? ये पार्टिकल सिस्टम का हिस्सा है। ये पार्टिकल क्या है? ये पार्टिकल सिस्टम का हिस्सा है और कुछ पार्टिकल इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे। तो जो सिस्टम का हिस्सा वाले पार्टिकल्स हैं, अगर वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उनको हम कहते हैं बेटा इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स। कौन से फोर्सेस होते हैं इंटरनल फोर्सेस? इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर लगाते हैं। ठीक है, दोज फोर्सेस which are applied by the entities of the system on each other. Internal forces are those forces which are applied by the entities of the system on each other. ठीक है, जो सिस्टम की एंटिटीज एक दूसरे पे लगाएं वो है इंटरनल फोर्स। और जो बाहर की एंटिटीज मतलब जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो एंटिटी जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, अगर वो फोर्स लगाएंगे सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। मतलब ये जो आपस में दूसरे पे लगाएंगे ना, ठीक है, ये होगा इंटरनल और जो ये लगाएंगे वो क्या होगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। सो इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आया आपको? तो आपको क्या चाहिए इंटरनल फोर्सेस के लिए? एक सिस्टम चाहिए और पहले आप सिस्टम को डिफाइन करेंगे और सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस होंगे वो ही पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे। सिस्टम के जो इंटरनल फोर्सेस होंगे वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे। बट इंटरनल फोर्सेस के लिए आपको कम से कम दो पार्टिकल तो चाहिए ना सिस्टम के अंदर। अगर एक ही पार्टिकल हुआ तो उसका इंटरनल क्या होगा? एक ही पार्टिकल हुआ तो उसका इंटरनल क्या हो जाएगा भाई? ठीक है ना? तो यू एटलीस्ट रिक्वायर टू पार्टिकल सिस्टम। At least you can have multiple particle system as well, but at least two particle system so that you can have an internal force. So that you can have an internal force. Okay, and if you have an internal force, then you can have a change in the potential energy. समझ गए बात बेटा? अच्छा जी, यहां तक बात समझ में आई। आगे बात करते हैं। नेगेटिव की बात करेंगे अभी हम लोग कि नेगेटिव की बात क्यों हम कर रहे हैं, बट उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेटिव की। ठीक है, तो हमने कहा चेंज होगा, सिस्टम होगा, इंटरनल होगा, बट कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं अब थोड़ी सी उसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, आइए कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जब आप किसी से पूछते हो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो थोड़ा बहुत ज्ञानी होता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है, आमतौर पे जो थोड़े बहुत ज्ञानी बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो फोर्सेस जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन, इनफैक्ट नॉट 100% एक्यूरेट डेफिनेशन। द एक्यूरेट डेफिनेशन इज वो फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो, वो फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो, वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो दोज फोर्सेस whose work done is independent of the path taken are called conservative forces. So those forces whose work done is independent of the path taken, for the path taken नहीं, of the path taken, independent of the path taken is are called conservative forces. ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेंगे? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, एंड डिपेंड्स
independent of the part taken. Okay, so work done of these forces, work done of these forces depends only on initial and final position. ऐसे फोर्सेस का वर्क डन केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर करता है डिपेंड, ठीक है। लेकिन अगर अब ऐसे कौन से फोर्सेस हो सकते हैं इसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे अभी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी बात है और मैं कहूं कि एक पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर चलता हुआ इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ गया, मतलब उसने एक क्लोज्ड लूप बना लिया। सर्कुलर जरूर नहीं, एक क्लोज लूप होना चाहिए, चाहे रेक्टेंगुलर बना ले चाहे टेढ़ा मेढ़ा बना ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने क्लोज लूप बना लिया और इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गए, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, then I can say that because initial final position same है, so net work done should be zero. Net work done should be zero. ठीक है, so I can say that work done of या work done by conservative forces in a closed loop equals zero. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन क्लोज लूप इक्वल जीरो। क्लोज लूप में होने वाला वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण होता है जीरो, ठीक, ओके। चलिए तो अब देखते हैं, कोई भी एक क्लोज लूप बना लेते हैं एंड लेट अस से कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक, एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस क्लोज लूप only under the influence of conservative forces. So I am assuming that only conservative forces are acting, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं जो लग रहे हैं, ठीक है। अब ए से बी तक पार्टिकल जा रहा है, फिर बी से ए तक पार्टिकल वापस आ रहा है, ए से बी तक जा रहा है और फिर बी से ए तक वापस आ रहा है, ठीक, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बट घूम के जब वो वापस आ गया तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? जीरो। तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बैक टू ए कितना है? जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो पूरा वर्क डन कितना हुआ बेटा? जीरो हो गया। अगर पूरा वर्क डन जीरो हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने ये बात करी थी लास्ट लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम में कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। सारा फोर्सेस का वर्क डन मिलाकर किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, ठीक है ना। तो सारे फोर्सेस का वर्क डन मिलाकर काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है। एक ही फोर्स लग रहा है, वो है कंजर्वेटिव फोर्स, उसका वर्क डन किसके बराबर है? चेंज काइनेटिक के बराबर है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ए इज जीरो एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक चेंज नहीं हुई, काइनेटिक चेंज नहीं हुई। अब मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने में कुछ वर्क हुआ होगा, तो ए से बी तक जाने में मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी घट गई होगी, ठीक है। मान रहे हैं हम कि ए से बी तक जाने में देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस बी से ए तक आने में देयर हैज टू बी इक्वल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? तो पहले लॉस हुआ, फिर वापसी आने में क्या हुआ बेटा? गेन हो गया। जाते वक्त अगर लॉस हुआ तो वापस आते वक्त गेन होना ही पड़ेगा, तभी तो टोटल जीरो हुआ ना चेंज। टोटल चेंज तो जीरो है, तो जो पहले यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वापस आने पर भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए से बी तक कुछ लॉस हुआ तो वो लॉस सिस्टम से बाहर नहीं निकला, बल्कि सिस्टम के अंदर ही किसी एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, हिडन फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है ना। तभी जब वो वापस आ रहा है तो उस स्टोर्ड भंडार से एनर्जी वापस निकल रही है और वापस से काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ रही है। वहीं पर
अगर ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस हीट की फॉर्म में सिस्टम से बाहर निकल जाता, मान लिया फ्रिक्शन होता और वो हीट पैदा करता, तो वापसी आने पर वो उतनी काइनेटिक एनर्जी दोबारा से गेन नहीं कर पाता। ठीक है, बिकॉज जो उसने काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, ठीक है, वो तो हीट के फॉर्म में निकल गई, अब वापस में गेन कैसे करेगा? वो गेन नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है एग्जैक्टली उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन इसलिए कर रहा है बिकॉज यहां पर जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट ना करके बल्कि एक दूसरे फॉर्म में स्टोर कर दे रहे हैं, और वो दूसरा फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर अब मैं ये बातें कुछ बोल सकता हूं। क्या बातें बोल सकता हूं? कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस do not produce heat energy. They convert kinetic to potential and potential to kinetic energy. वो सिस्टम की एनर्जी को सिस्टम के अंदर रखते हैं और सिस्टम की एनर्जी को हीट की फॉर्म में बाहर नहीं निकालते। ठीक है, और काइनेटिक को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में चेंज करते रहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी राइज कर गया होगा, और वापसी आने में क्या हुआ होगा? उतना ही पोटेंशियल एनर्जी लॉस करके काइनेटिक एनर्जी में आ गया होगा बिकॉज ऑफ दिस कंजर्वेटिव फोर्सेस। वहीं पर कंजर्वेटिव फोर्सेस के उल्टे फोर्सेस मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे फोर्सेस होते हैं? ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो सिस्टम की काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी को मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कन्वर्ट करते हैं, हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टम की एनर्जी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बातें करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कंजर्वेटिव फोर्स के, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, all of them are the examples of conservative forces। ठीक है, अब मुझे बताओ अर्थ सन के चारों तरफ कब से घूम रही है? कब से घूम रही है सन अर्थ के चारों तरफ? मेरे ख्याल से बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, हजारों करोड़ों साल उसके हो चुके हैं, और वो घूमे जा रही है, 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 रुक ही नहीं रही है। अरे अर्थ रुक क्यों नहीं रही है? उसकी एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही है अर्थ की? ठीक है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो उसको घुमाने के लिए फोर्स लग रहा है, अर्थ के ऊपर घुमाने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब अर्थ घूम रही है उस mg फोर्स के कारण तो कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसलिए एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी कंजर्व्ड है इसलिए अर्थ घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, और घूमती ही चली जा। वहीं पर अगर अर्थ को एक ड्रैग फोर्स से गुजरना पड़ता, ठीक है, तो वो स्लो होती जाती, स्लो होती जाती, स्लो होती जाती, और अल्टीमेटली सन के अंदर आकर गिर जाती। ऐसा नहीं। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों? ओके बच्चा। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ऑल ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस ही ऐसे फोर्सेस होते हैं जो काइनेटिक को पोटेंशियल में और पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शन जैसे फोर्सेस, ड्रैग फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस, ये सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दे बेसिकली कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी and they don't really store any potential energy। इसीलिए जब भी हम potential energy की बात करेंगे, उसके changes की बात करेंगे, तो हम कहेंगे it is due to the internal conservative forces। It is due to the internal conservative forces। ठीक है, और वही बात मैंने आप देखेंगे तो पहले पन्ने पर यहां लिखी
पहले पन्ने पर यहां पे लिखी थी मैंने, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अब फोर्स क्या है तो पता ही है आपको, कंजर्वेटिव क्या है पता है आपको, इंटरनल क्या है पता है आपको, तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं वापस थोड़ी सी सिस्टम की, मैं वापस से सिस्टम पे आता हूं। ठीक है, अब मैंने कहा क्योंकि इंटरनल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल, external forces are not responsible for changing the potential energy, it's the internal forces that are responsible for changing the potential energy for the system। इस सिस्टम की बात हो रही है ना, उसके अंदर के फोर्सेस चेंज करने में मदद करेंगे उसको। ठीक है, बाहर के फोर्सेस अगर लगेंगे तो वो इंटरनल फोर्सेस को वर्क कराने के लिए लगेंगे, तो अभी बाहर की बात भी करेंगे फिलहाल, अभी पहले इंटरनल फोर्सेस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक, ये इस पेन को या इस मार्कर को मैं यहां से, इसका मास मान लेते हैं कि m है, और मैं यहां से इसको h हाइट ऊपर ले गया, यहां से मैं इसको h हाइट ऊपर ले गया, h हाइट ऊपर ले गया। ठीक है, एक काम करते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो दिखने में। ठीक है, अब आपको बेटर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को h हाइट ऊपर ले गया, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना फर्क पड़ा। आइए, मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि मेरे पास ये एक पेन है, मार्कर है, बुक है, वटेवर, इसका मास m है, और मैं इसको h हाइट ऊपर ले गया, तो h हाइट अब ये ऊपर गई, व्हाट इज द change in potential energy of the book or marker or pen। What is the change in the potential energy of the pen or book or marker? ठीक है, क्या डिफरेंस है? आइए, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बुक शुड बी mgh, should be mgh, should be mgh, but that is not correct, it's not correct। अब देखिए, जब मैं इसको ऊपर लेकर गया तो क्या मैंने इसको तोड़ा है, क्या मैंने इसको मरोड़ा है? नहीं ना, नहीं किया ना। तो क्या इसका शेप चेंज हुआ, क्या इसका साइज चेंज हुआ? नहीं ना, जैसा ये था बिल्कुल वैसा ही। हाँ, हाइट चेंज हुई, अब हाइट तो चेंज हुई, बट हाइट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पेन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है हाइट। हाइट जो है वो इसका और अर्थ सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बुक और पेन का चेंज ये नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बुक प्लस अर्थ सिस्टम का चेंज एनर्जी। इस सिस्टम का चेंज mgh है, इस सिस्टम का चेंज बेटा mgh है। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो तो ऑटोमेटिकली अर्थ आपके सिस्टम का पार्ट बन जाती है, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला आपने, खाली पोटेंशियल एनर्जी बोला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला, तो अर्थ ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम का पार्ट बन जाती है, और mg फोर्स ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाता है? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स बन जाता है। आई बात समझ में बेटा आपको? ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पर सिस्टम की बात करी, सिस्टम को डिफाइन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉन्फ़िगरेशन की बात करी। कॉन्फ़िगरेशन मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप, साइज, हाइट वगैरह कुछ भी पोजीशन वगैरह चेंज होना। ठीक है, बट किसका? सिस्टम का। तो खाली ये पेन लोगे तो पेन का कुछ नहीं होता, पेन का शेप वगैरह चेंज नहीं हुआ, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ, इसमें तब होगा जब मैं इसको, जैसे हम खींचते हैं ना, तीर कमान को खींचते हैं, तो जब वो बेंड करता है तो वो बेंडिंग, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर हो रही है। ठीक है,
बस ऐसे उठाने से कुछ चेंज नहीं हो रहा, ऐसे उठाने में चेंज हो रहा है क्या, अर्थ प्लस इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, अर्थ प्लस इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, इसको छोड़ेंगे तो वापस भागेगा, ठीक है, अर्थ प्लस इस सिस्टम का पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलने पर ऑटोमेटिकली mg इज द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वो आ जाता है काउंट। सारी बातें हमने कर ली, सारे पॉइंट समझ लिए, केवल एक माइनस साइन रह गया, तो माइनस साइन की बात भी अब कर लेते हैं। ठीक, देखिए इसके लिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, आइए। देखिए मान लिया मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, ये फिक्स्ड है, ये रेस्ट पर है, और इसको हमने रिलीज कर दिया। बताओ लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल? लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं? रिपेल करते हैं ना। तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू रिपेल दिस पॉजिटिव चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। दिस पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू रिपेल दिस पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कूलम्ब फोर्स लगाएगा, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में भी, बट क्या है, ये इसको रिपेल करेगा, इधर एक फोर्स लगाएगा, तो छोड़ने पर ये भागेगा भी इधर ना, छोड़ने पर इधर भागेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, तो फोर्स भी इधर गया भी इधर, फोर्स भी इधर गया भी इधर। तो वर्क डन क्या हुआ इसके ऊपर, वर्क डन क्या हुआ, किसके द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। ये इंटरनल है क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, ये है, ये हमारा सिस्टम है, तो इंटरनल फोर्स है, ये सिस्टम के पार्टिकल्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। कंजर्वेटिव भी है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ कि जीरो हुआ, तो आपको कहना पॉजिटिव हुआ। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। जी बहुत अच्छी बात है। वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव हुआ, मतलब इंटरनल फोर्सेस पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, तो सिस्टम की एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी कि सेम रहेगी, वो देखना है कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि जब इंटरनल फोर्सेस पॉजिटिव वर्क करते हैं तो ये चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, भागना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, ठीक है। तो इसके पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, है ना भाई, ये बात समझ में आई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी ना, एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल घट रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, चेंज नेगेटिव मतलब वो घट रहा है, ठीक। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, बट जितना इसका चेंज पॉजिटिव में आया उतना ही उसका चेंज नेगेटिव में आया है, तो हम कह सकते हैं इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा के ई जो कि पॉजिटिव है इज माइनस ऑफ डेल्टा यू नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, माइनस ऑफ डेल्टा यू सकते हैं। तो आई कैन से दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मींस क्लियरली यहां से क्या मतलब, नेगेटिव रहने, तो क्या मतलब है इसका कि अगर इंटरनल फोर्सेस पॉजिटिव वर्क करते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो बताओ इंटरनल फोर्सेस वर्क करके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। इंटरनल फोर्सेस वर्क करके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अगर इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, अगर इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं तो काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में जाती है और सिस्टम की एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाती है ना। सो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन नॉट चेंज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैकेनिकल एनर्जी कौन चेंज करेगा उसकी बात मैं अगली क्लास में करूंगा, बट एटलीस्ट इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन नॉट चेंज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट। इतनी बात समझ में आई आपको, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, आइए। आई होप अब आपको यह डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और आपको ये पूरी की पूरी लाइन को करना है याद। आपको क्या कहना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। एक सांस में आपको बोल के दिखाना है, घर में प्रैक्टिस करिए, एक सांस से बोल के दिखाइए, ठीक है ना। क्या बोलना है आपको,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नेगेटिव और वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इन चेंजिंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये बोलना है एक लाइन में, एक साथ से बोल के दिखाना आपको। ठीक है, ओके, तो इसको लिखिए, बोलिए, पढ़िए, याद करिए। मैथमेटिकल डेफिनेशन आपके सामने ये रही, मैथमेटिकल डेफिनेशन आपके सामने ये रही, और इसी का मीनिंग ये रहा। इसमें जो वर्ड्स हैं चेंज, सिस्टम, नेगेटिव, इंटरनल, कंजर्वेटिव, कॉन्फिगरेशन, ये वर्ड मिस नहीं होने चाहिए आपके डेफिनेशन के अंदर। ये है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। इससे प्योर नहीं मिलेगा बेटा, इससे खराब होना नहीं मिलेगा आपको। ये है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, आइए बेटा अब आते हैं आगे की बात करते हैं। बहुत बहुत टॉर्चर कर लिया मैंने आप लोगों को फ्रॉम दी डेफिनेशन, बट एक छोटा टॉर्चर और बचता है, और वो है अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया कैसे? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से। ठीक, अब हम डिफाइन करने वाले हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के हिसाब से। तो उसमें हम कह रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इक्वल्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम स्लोली। ठीक है ना, और इसमें एक और बात लिख देता हूं, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्स की भी एब्सेंस होनी चाहिए, तब ये लगता है। ये एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, अब वो स्पेशल कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है। पहली बात, फ्रिक्शन एब्सेंट होना चाहिए, एटलीस्ट उसका वर्क डन 0 होना चाहिए। दूसरी बात स्लोली हम चेंज करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी should be constant or equal to 0 continuously, it is not changing। ठीक, तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है, बाहर से जब हम वर्क करते हैं तो वो वर्क कहां कहां जा सकता है? जो बाहर से हम वर्क कर रहे हैं वो कहां कहां जा सकता है? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कहां कहां जा सकता है? सिंपल भाषा में समझिए, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इसकी काइनेटिक एनर्जी को राइज करने में जा सकता है, डेल्टा वर्ड बिठा देता हूं, काइनेटिक एनर्जी को राइज करने में जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जा सकता है। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस करने में जा सकता है। ठीक, और हीट प्रोड्यूस करने में जा सकता है इसका एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, ये 3 जगह जा सकता है। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, अगर हमने कहा काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है? 0 है, डेल्टा के कितना है? 0 है, तो मतलब इसमें नहीं गया। हमने कहा फ्रिक्शन नहीं है, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, मतलब ये भी हमने 0 कर दिया, तो क्या बचा? इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी बचा। तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। ठीक है, हालांकि पोटेंशियल एनर्जी को अगर चेंज होना है तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का होना अनिवार्य है, चाहे एक्सटर्नल हो या ना हो। तो देयर हैज टू बी सम इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर आल्सो एक्टिंग व्हिच आर बेसिकली चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बाहर से देखें, मोटा बाहर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर से जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम की एनर्जी को कैसे चेंज लेकर आएगा, या तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ाएगा या फिर उसकी हीट प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, 2 ही काम वो कर सकता है। ठीक है, अगर हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ नहीं रहा तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के बराबर होगा। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना होगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम? बाय लुकिंग एट द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाँ, अगर सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन द प्लस हीट प्रोड्यूस। ये भी बोल सकते हैं। इसका वर्क डन इन तीनों के अंदर जा रहा, और ये दोनों 0, तो ये 0 आ जाएगा, ये U आ जाएगा। ठीक, ये भी एक डेफिनेशन है, कम यूज होती है, लेकिन पता होना चाहिए आपको इसके बारे में भी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब 2 स्पेशल पोटेंशियल एनर्जी की हम करते हैं बात। पहला हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
एक पत्थर रखा है यहां पर हिल के ऊपर, कैन यू फील द पोटेंशियल एनर्जी? क्या आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी फील हो रही है? हल्का सा लुढ़का तो बहुत तेज गिरेगा, हल्का सा लुढ़का तो बहुत तेज गिरने वाला है ये, ठीक है। कैन यू फील इट्स पोटेंशियल एनर्जी? क्या फील कर पा रहे हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को? नहीं कर पा रहे तो इस पत्थर के नीचे खड़े होकर देखिए, फील हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो इस पत्थर की अपने पास एक कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। इसके पास कौन सी एनर्जी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। अच्छा, कितनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी? तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वी डू नॉट डिफाइन, व्हाट वी डिफाइन इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम h हाइट ऊपर लेकर जा रहे हैं, इसका मास m है, इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली mg क्या हो जाएगा? यहां पर एक इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg, राइट। तो जब ऊपर जा रहा, ये h हाइट ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे है, जा ऊपर रहा है, फोर्स नीचे है, जा ऊपर रहा है, फोर्स नीचे गया ऊपर, नीचे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो नेगेटिव वर्क डन होगा ना इसका। तो माइनस mg कितना ऊपर गया? h, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो mgh क्या है बेटा? mgh राइज है। mgh क्या है? mgh राइज इन पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है mgh? mgh राइज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप यहां पे इसको ले लेते हो रेफरेंस, अगर आप कहते हो ये मेरा रेफरेंस, मतलब मैंने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? प्लस mgh हो जाएगी, तो यहां पे mgh बोलोगे। और अगर ये नीचे हुआ तो फिर माइनस mgh बोलोगे, u इक्वल्स टू माइनस mgh, यहां पे बोलोगे u इक्वल्स टू प्लस mgh। तो बस समझ में आपको? चलिए इसका निष्कर्ष लिख रहा हूं। निष्कर्ष ये है कि अगर आपके पास एक रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल किसको माने सर? किसको रेफरेंस लेवल माने? कहीं भी मान सकते हो, नोबडी कैन से एनीथिंग ना, तो आप कहीं पर भी मान सकते हो। नोबडी नो कि काले पानी में कितने क्यूब्स हैं, कहीं पर भी जीरो मान लो कि यहां पे जीरो है, ठीक है ना। तो अगर आपने मान लिया कि यहां पर रेफरेंस लेवल है मेरा, ये रेफरेंस लेवल है, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसके ऊपर h हाइट पर मास m रखा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, और इसके नीचे h हाइट पर गए तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh, और अगर यहीं पर रखा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब आप कह पाओगे। आई बेटा बात समझ में? बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि आपके पास एक रॉड रखी है, आपने इस लेवल को रेफरेंस लेवल मान लिया, और अब आप जानना चाहते हैं भैया इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब कैसे निकालेंगे रॉड का पोटेंशियल एनर्जी भाई? अब रॉड के साथ प्रॉब्लम क्या है? कुछ बच्चे बोलेंगे रॉड का पोटेंशियल एनर्जी होगा mgl, कुछ बच्चे बोलेंगे रॉड का पोटेंशियल एनर्जी होगा mgl, ठीक है ना। लेकिन ये बात सही नहीं है। L इज द हाइट ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट टॉप पे है तो कुछ पॉइंट नीचे भी तो है, तो सारे के सारे पॉइंट को आप L पे थोड़ा मान सकते हो। कुछ पॉइंट नीचे भी है, कुछ पॉइंट ऊपर भी है, कुछ नीचे भी है, कुछ ऊपर भी है। क्या करें? किसका हाइट ले बेटा? L हाइट तो चलेगी नहीं, सारा पॉइंट सारा मान है, कुछ नीचे भी कुछ ऊपर भी। तो एक तरीका बेटा इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है? आपको पोटेंशियल एनर्जी में हाइट लेनी होती है सेंटर ऑफ मास की। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा, ये मैं आपको अगले चैप्टर में सिखाऊंगा, अगले चैप्टर में सीखेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि रॉड्स की जब बात करेंगे तो सेंटर की हाइट है वही सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है। पर रॉड सिंपल केस, यूनिफॉर्म रॉड सिंपल केस ले रहे हैं, सेंटर को ही सेंटर ऑफ मास की हाइट लेके चलना है आपको फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए आगे बात बताएंगे तो आप सेंटर ऑफ मास की हाइट लिखेंगे और बताएंगे रॉड की सेंटर
पर ही सेंटर ऑफ मास होता है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो फिलहाल सेंटर या सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है बेटा, L/2 है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी mg इंटू L/2। क्या लिखी जाएगी बेटा, mg इंटू L/2 लिखी जाएगी, mg इंटू L/2 लिखी जाएगी। आई बात समझ में आपको, mg इंटू L/2। क्लियर है बेटा बात, समझ गए, कोई परेशानी नहीं? आइए फिर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मुझे पता है बहुत बच्चे गलती करने वाले हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूं सीधा मैं। एक चेन है ऐसे रखी है, ठीक है, मान लेते हैं ये L/4 डिस्टेंस ऐसे लटक रही है, L/4 डिस्टेंस लटक रही है, और यहां से हमने इसको पकड़ा हुआ है, ऐसे कुछ फोर्स लगा के इसको हमने पकड़ा हुआ है, और यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, और हम इसको खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, ऐसे करके यहां से हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे बढ़ के खींच रहे हैं, कर खींच रहे हैं, कर, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसको खींचेंगे इस तरीके से तो ये ऊपर आएगी, ऊपर आएगी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है। वी आर पुलिंग इट स्लोली, देयर इज नो फ्रिक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क वी हैव टू डू टू पुल इट ऑन द टेबल स्लोली। फाइंड द वर्क डन to pull the chain on the table slowly. Find the work done to pull the chain on the table slowly. इसको slowly हम चेन को पुल करना चाहते हैं टेबल के ऊपर, स्लोली इसको पुल करना चाहते हैं टेबल के ऊपर, तो कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा इसको टेबल के ऊपर खींचने के लिए। Find the work done to pull the chain slowly on the table. ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है, काइनेटिक चेंज नहीं हो रही, स्लोली खींच रहे हैं हम, तो क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी राइज कर रहा, तो पहले एक रेफरेंस लेवल ले लेंगे, तो मैंने माना कि लेटर से यही मेरा रेफरेंस लेवल है, यही क्या है मेरा रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस है, तो इसका मास हमें m दे रखा है, यही मेरा रेफरेंस लेवल है। तो अब एक पोर्शन जो है चेन का तो खुद रेफरेंस से बड़ा है, उसका पोटेंशियल 0 आएगा ना, बट जो नीचे है इसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो चेंज का मतलब है क्या, इंक्रीज लिख रहे हैं हम, इंक्रीज या चेंज, चेंज लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लिख रहे हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे ना, ठीक है। तो अब फाइनली क्या हो रहा है, एक फाइनल डायग्राम बना लो भैया, फाइनली पूरी चेन की चेन ऊपर आ चुकी है ना, दैट इज द फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, पोजीशन ऊपर आ चुकी है। तो फाइनली जब पूरी की पूरी ऊपर आ गई, सारी सारी रेफरेंस पे आ गई है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, सारी ऊपर आ गई, फाइनल कितनी, 0 है, माइनस इनिशियल कितनी है, तो इनिशियल रेफरेंस से नीचे है ना, इनिशियल रेफरेंस से नीचे है, इसकी तो 0 है, इतने पोर्शन की 0 है, बट ये रेफरेंस के नीचे है तो नेगेटिव आएगी, बट कितनी आएगी, कितना मास नीचे लटका हुआ है, तो ये L/4 लेंथ है, मास कितना होगा, m/4 होगा, L/4 जो लटका हुआ इसका मास कितना है, m/4 होगा, ठीक है ना, तो इसका मास कितना है, m/4 है इंटू जी, और हाइट क्या लेंगे, हाइट L/4 नहीं लेंगे, इसके सेंटर की लेंगे, कितनी है हाइट, L/8 है, L/8 है, ठीक है, L/8 लेंगे, ठीक है बच्चा, तो कितना आया बेटा, mgl/32 आ गया, दैट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, mgl/32, दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, mgl/32। बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार, मजेदार, जोरदार, समझ गए बच्चा, ठीक है बेटा, ये तो हमारा एकदम भन्नाट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहा था हम दो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे आज के लेक्चर में, एक थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ये बात करते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी। तो हमने कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने कहा कि इस स्प्रिंग को जब मैं खींचूंगा या कंप्रेस करूंगा, खींचूंगा या कंप्रेस करूंगा, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, खींचने पर भी होगी, कंप्रेस करने पर भी होगी, क्योंकि इसकी कॉन्फिगरेशन चेंज होगी। इसकी अपनी एक नेचुरल लेंथ है जिसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी इसके पास
मतलब कितनी है बता नहीं सकते, हम लेंगे अभी कितनी है वो देखते हैं। तो मैंने मान लिया इसको मैंने खींचना शुरू कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको खींच के क्या किया, एक्सपैंड कर दिया, ठीक है ना, और ये x डिस्टेंस एक्सपैंड हो चुका, ठीक है। तो ये जब खींचेगा तो इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होगा, इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, ये स्प्रिंग का फोर्स है, जो हम लगाएंगे वो एक्सटर्नल होगा, जो ये खींच रहा है वो इसका फोर्स है। तो इसका फोर्स कितना है, k इंटू एक्स, स्प्रिंग का फोर्स होता है k इंटू एक्स। और मान लिया मैं इसको यहां से dx डिस्टेंस आगे ले जाता हूं, dx डिस्टेंस आगे ले जाता हूं, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना लिखेंगे, पहले स्प्रिंग का वर्क डन निकाल लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद यहां पुट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात, स्प्रिंग का फोर्स पीछे है, गया मैं आगे हूं, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, कितना होगा, kx इंटू dx होगा, और करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन। तो लेट अस से इसको मैं खींच रहा हूं, इसको मैं खींच रहा हूं कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2 तक, और ये था इसका मीन पोजीशन मान लेते हैं, ये था इसका x बराबर 0, और मैं इसको x1 से x2 तक लेकर जा रहा हूं। तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आपकी x1 पे होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आपकी x2 पे होगी, ठीक है। तो उसका चेंज मैं यहां पे देखूंगा, तो मैं इसको x1 से लेकर x2 तक लेके जा रहा हूं, ठीक है। सो माइनस हाफ kx स्क्वायर, लिमिट्स पुट करके याद रखिएगा, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस, ठीक है, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको पुट करेंगे, वर्क डन आया, सॉरी वर्क डन होगा, चेंज के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ, तो नेगेटिव ऑफ दिस, तो नेगेटिव दिस क्या है, ये है माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब क्या है, ये है ux2 माइनस ux1 इक्वल्स टू हाफ के x2 स्क्वायर। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखी जा सकती है, बट ये क्या है, ये चेंज है। इफ वी वांट टू, मैं यहां पे लिखता हूं दोबारा से, ux2 माइनस ux1, ठीक है, ये हमारे पास है, ओके। नाउ ये चेंज है। इफ वी वांट टू डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें कहीं ना कहीं पर रेफरेंस लेना पड़ेगा, ना रेफरेंस हम कहां ले सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो लेट अस से वी आर टेकिंग x1 इक्वल टू 0, मतलब जब वो नेचुरल लेंथ पे था, x1 इक्वल टू 0 मतलब वो अपनी नेचुरल लेंथ पे था, तब मैंने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, मैंने माना है ये ऐसा है। तो जब x2 को मैं x मान लेता हूं और ux को निकालने की कोशिश कर लेता हूं, आइए देखते हैं क्या हुआ। तो ux2 मेरा ux बन जाएगा, ux1 मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि u0 तो 0 ही है, हाफ के x स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो किसी भी x पर एनर्जी आ जाएगी हाफ के x स्क्वायर, ठीक है, दैट्स द फॉर्मूला। थोड़ा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर यह कहा कि जो स्प्रिंग है, मान लेते हैं ये है इसकी नेचुरल लेंथ, जिसमें ये ना ही तो एक्सपेंडेड है और ना ही कंप्रेस्ड है। मैंने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली, मैंने अगर यहां पे पोटेंशियल 0 मान ली, तो जब मैं इसको x डिस्टेंस आगे लेकर जाऊंगा, तो यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के x स्क्वायर। इसका मतलब यहां से हाफ के x स्क्वायर ज्यादा हो जाएगी। तो अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने u ली होती या u नॉट ली होती, तो यहां पे u नॉट प्लस हाफ के x स्क्वायर लिखना पड़ता। अब क्योंकि यहां पे x स्क्वायर आ रहा है, तो अगर आप इसे कंप्रेस करेंगे और यहां पर लेकर आ जाएंगे, तो भी यहां पर एनर्जी हाफ के x स्क्वायर ही होगी, क्योंकि आप x को माइनस एक्स भी डाल के देख लो तो वो हाफ के x स्क्वायर ही निकल कर आएगी। 99% केसेस में आपको नेचुरल लेंथ पर ही पोटेंशियल एनर्जी 0 लेकर सॉल्व करना है, मतलब हाफ के x स्क्वायर ही आप अपने फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। बट टू बी एक्यूरेट, हमने यहां पर होता नहीं है, माना है, मानने के बाद रिजल्ट हमारे पास आया है। नहीं तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, इस तरीके से। समझ बात? बहुत बढ़िया। चलिए एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं इसके ऊपर, अब और मजा आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 10 जूल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है स्प्रिंग में,
व्हेन इट इज एक्सपेंडेड बाय x डिस्टेंस। तो पहला काम बेटा सुंदर डायग्राम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस एक्सपैंड कर दिया तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो 10 जूल की हो रही है। दैट मीन्स आई कैन से दैट 10 जूल इज नथिंग बट हाफ के x स्क्वायर। अब ये कह रहा है हाउ मच मोर एनर्जी विल स्टोर, कितनी एक्स्ट्रा और एनर्जी इसमें स्टोर होगी इफ इट इज एक्सपेंडेड बाय 2x डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर हम इसको x से नहीं बल्कि 2x से एक्सपैंड करते तो कितनी इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी और स्टोर होती। एक्स्ट्रा पूछा है, हाउ मच मोर एनर्जी। ठीक है, तो पहले निकालते हैं कितनी एनर्जी इसमें स्टोर होती है। तो यहां पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती हाफ के 2x का स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स 4 टाइम्स हाफ के x स्क्वायर, बट हाफ के x तो 10 है तो 4 टाइम 10 दैट मीन्स 40 जूल्स। बट ये आंसर नहीं है, ये है टोटल एनर्जी स्टोर्ड हियर, ये है टोटल एनर्जी स्टोर्ड हियर। हमसे पूछा हाउ मच मोर, तो हम बोलेंगे 40 माइनस जो पहले थी 10 मतलब 30 जूल्स मोर एनर्जी विल स्टोर इन द स्प्रिंग इफ द टोटल एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग इज 2x। ठीक है, द टोटल एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग इज 2x। अंडरस्टूड बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय x ऑन लोडिंग। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम बेटा करना है हमें क्या, सुंदर डायग्राम। तो हमने यहां पर एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर ये इसकी नेचुरल लेंथ थी तो ब्लॉक जो है वो x डिस्टेंस से एक्सटेंड हो गया। ठीक, और इस वक्त इस ब्लॉक पे एक खिंचाव होगा k इंटू एक्स का। तो ये कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा इसके अंदर, आपको u बताना है कितना है। तो u कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। बट ऑप्शन में कहीं पे मुझे हाफ के एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा। तो क्या, तो ये क्या कह रहा है टेंशन t है स्प्रिंग के अंदर, मतलब जो kx है ना ये बेटा t है, kx कितना है t है। कह रहा है टेंशन इन द स्प्रिंग एंड k इज द स्प्रिंग। ठीक है, k गिवन है आपको, t गिवन है आपको, x गिवन नहीं है। आपको x निकालना है t और k के टर्म में। तो आप बोलेंगे x की वैल्यू है बेटा t बाय k। जो खिंचाव होता है ना यही टेंशन कहलाती है, स्प्रिंग फोर्स ही आपका टेंशन है स्प्रिंग का। तो t इक्वल्स टू kx, x इक्वल्स टू t बाय k एंड नाउ आई विल पुट इट हियर, आई विल से u इज इक्वल्स टू हाफ k t बाय k का स्क्वायर दैट मींस t स्क्वायर बाय 2k। t स्क्वायर बाय 2k, t स्क्वायर बाय 2k, k स्क्वायर नहीं है, t स्क्वायर बाय 2k है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो बस डायग्राम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर। तो पोटेंशियल एनर्जी से खेलना हम सीख गए। अब कंजर्वेशन में जाएंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी का भी भरपूर इस्तेमाल करेंगे और वहां पे ढेर सारे हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही काफी है। और आज का कोट है बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर कोई चीज में आप सच्चाई से बिलीव करते हो तो अपने ऊपर भी बिलीव रखो दैट यू कैन डू इट, ठीक है बेटा। इसी के साथ पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।